नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धर्मवीर कासनिया मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बारे में। प्रतिजन हमारा कंप्लीट हुआ था। आज हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षी की संरचना के बारे में। विद्यार्थियों, जैसा आपको ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये प्रतिरक्षी की संरचना है और इस प्रतिरक्षी की संरचना में क्या क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, अब आप जानते हैं कि जो प्रतिरक्षी होती है वो किसकी बनी होती है, कैसे बनती है। ये प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। प्लाज्मा सेल्स द्वारा निर्मित गामा ग्लोब्युलिन प्रोटीन होती है। ग्लोब्युलिन प्रोटीन होती है। ठीक है, क्या है प्रतिरक्षी? ये प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित गामा ग्लोब्युलिन प्रोटीन है। ठीक है, इसकी जो संरचना दिखाई दे रही है वो कैसी दिखाई दे रही है? अंग्रेजी के वाई आकार जैसी। अंग्रेजी का जो अक्षर होता है वाई, उसके जैसी दिखाई दे रही है। क्या है ये? एक प्रकार की प्रोटीन है। क्या है ये? एक प्रकार की प्रोटीन है। ठीक है, अब देखिए, इसमें दो भारी श्रृंखलाएं होती है और दो हल्की श्रृंखलाएं होती है। ठीक है, जो बीच वाली आपको श्रृंखलाएं दिखाई दे रही है, ये श्रृंखलाएं दोनों भारी है और ये बाहर वाली जो श्रृंखलाएं दिखाई दे रही है, ये दोनों श्रृंखलाएं हल्की श्रृंखलाएं होती है। ठीक है, ये एमिनो अम्लों की बनी होती है। दोनों श्रृंखलाएं किससे बनी होती है? एमिनो अम्लों की बनी होती है। और आप जानते हैं एमिनो अम्लों से जो प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो एमिनो अम्लों से बनी श्रृंखलाएं होती है, इसमें एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? भारी जो श्रृंखला होती है, इस एक भारी श्रृंखला में 440 एमिनो एसिड होते हैं और जो हल्की श्रृंखला होती है इसमें 220 एमिनो एसिड होते हैं। एक भारी श्रृंखला और एक हल्की श्रृंखला मिलकर के एक HL डाइमर बनाती है। HL द्विलक या डाइमर बनाती है और ये HL डाइमर संख्या में कितने होते हैं? एक प्रतिरक्षी में दो होते हैं। एक ये डाइमर, एक ये वाला डाइमर। ये दोनों डाइमर मिलकर के एक प्रतिरक्षी की संरचना का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं इन डाइमरों की विशेषता। देखिए, ये जो हल्की श्रृंखला और भारी श्रृंखला है, इसमें आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहा है, जिसे VL लिखा। इस V का मतलब है वेरिएबल। क्या नाम है? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो अस्थिर होता है। वेरिएबल का मतलब क्या है? अस्थिर भाग। ठीक है, और L का मतलब क्या है? V का मतलब वेरिएबल, L का मतलब लाइट। लाइट मतलब हल्की। ये हल्की श्रृंखला का अस्थिर भाग है। यहां से लेकर के यहां तक का भाग क्या है? ये अस्थिर भाग है हल्की श्रृंखला का। ठीक है, जो क्या काम करता है? ये जो आपको देखो, ये खांचे जो दिखाई दे रही है, ये खांचे होती है प्रतिजन के क्रिया स्थल। इसमें भी ये है और इसमें भी ये है। दोनों डायमरों में आपको प्रतिजन के क्रिया स्थल दिखाई दे रहे हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? पेराटोप कहते हैं। मतलब पेराटोप क्या है? बताया था आपको कि प्रतिरक्षी के वह स्थल जो प्रतिजन के जुड़ने के स्थान होते हैं, है ना, प्रतिजन के क्रिया स्थल होते हैं, वो पेराटोप कहलाते हैं। और प्रतिजन के जो भाग होते हैं जो इस प्रतिरक्षी से जुड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जो प्रतिजन के भाग होते हैं, वो प्रतिजन के भाग क्या कहलाते हैं? एपिटोप कहलाते हैं। ये क्या है? पेराटोप है। जो पेराटोप किसके भाग है? प्रतिरक्षी के भाग है। और एपिटोप किसके भाग होते हैं? प्रतिजन के भाग होते हैं। ठीक है, ये आप जान चुके थे। पेराटोप प्रतिरक्षी के भाग, एपिटोप प्रतिजन के भाग। ठीक है, दोनों की आपस में क्रिया होती है, प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया होती है। ठीक है, अब देखो, जो हल्की श्रृंखला वेरिएबल भाग है, इसमें ऊपर की ओर एक अमीनो समूह होता है। ये भारी श्रृंखला में भी होता है। हल्की और भारी दोनों श्रृंखलाओं के ऊपर की ओर जो आपको ये संरचना दिखाई दे रही है, NH2 अमीनो समूह होता है। क्या है ये? NH2 समूह। और ये जो नीचे जो आपको ये बीच वाली जो भारी श्रृंखला है, इनके जो अंतिम नीचे के सिरे होते हैं, इस पर ये COH समूह, कार्बोक्सी सिरे होते हैं, कार्बोक्सी समूह होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, यहां देखिए, इन हल्की श्रृंखलाओं और भारी श्रृंखलाओं के भी भाग होते हैं, अर्थात ये भी भागों में बंटी होती है। जो आपको यहां दिखाई दे रहा है ना, ये CH1
CH1, CH2, CH3, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये यहां पर C का मतलब क्या है? C का मतलब है कांस्टेंट। क्या मतलब है? कांस्टेंट, मतलब स्थिर भाग, है ना। ये भारी श्रृंखला का हैवी, H का मतलब हैवी, C का मतलब कांस्टेंट, अर्थात H जो कांस्टेंट या स्थिर भाग है वो भारी श्रृंखला वाला भाग है और इसका पहला भाग है। यहां पर ये CH2 का मतलब है ये कांस्टेंट जो भारी श्रृंखला है उसका ये दूसरा भाग है। ये कांस्टेंट है जो भारी श्रृंखला है उसका ये तीसरा भाग है। इसी प्रकार ये इधर, ठीक है ना, इनके भागों को बता दिया गया। यहां पर जैसे लिखा है Cl, तो L का मतलब है लाइट, अर्थात हल्की श्रृंखला, है ना। हल्की श्रृंखला का ये वाला भाग कौन सा है? यहां से यहां तक, ये हल्की श्रृंखला का स्थिर भाग है। ये Vl का मतलब क्या है? ये L का मतलब लाइट, V का मतलब वेरिएबल, अर्थात अस्थिर भाग है। किसका? हल्की श्रृंखला का। इसी प्रकार इधर ये कौन सा भाग है? ये वेरिएबल भाग है। किसका? हैवी, अर्थात भारी श्रृंखला का। ठीक है, अब देखिए ये दोनों हल्की श्रृंखलाएं और भारी श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती है। कैसे? एक हल्की और एक भारी मिलकर के डाइमर बनाती है और दोनों डाइमर आपस में डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। कौन से बंध द्वारा? डाइसल्फाइड बंध द्वारा। और ये दोनों भारी श्रृंखलाएं भी आपस में किससे जुड़ी होती है? डाइसल्फाइड बंध द्वारा आपस में जुड़ी होती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो भारी श्रृंखलाएं हैं, इन भारी श्रृंखलाओं के जो छोटे से बीच के जो भाग है, यहां पर यह भाग जो है, इन भागों पर समंजन की क्षमता होती है, अर्थात ये समाजित होने की क्षमता रखते हैं, अर्थात ये एक दूसरे से पास आने की या दूर जाने की क्षमता रखते हैं। वो निर्भर करता है प्रतिजन और प्रतिरक्षी की संरचना के आधार पर। ठीक है, अब ये यहां पर इसमें ये मूवेबल होते हैं। ठीक है, और ये जो अस्थिर भाग होता है वो अस्थिर भाग क्या कहलाता है? FAB। और जो कांस्टेंट वाला भाग होता है, स्थिर भाग होता है, वो क्या कहलाता है? FC भाग कहलाता है। ठीक है, ये इम्यूनोग्लोबिन की संरचना होती है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, IG से लिखते हैं इसको, प्रतिरक्षी की संरचना होती है। देखिए ये प्रतिरक्षी हमारे शरीर में क्या काम करती है? ये हमारे शरीर में रोगों से हमारी सुरक्षा करती है और प्रतिजन के विरुद्ध कार्य करती है। अब ये होते कितने प्रकार की? देखिए ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन, ये इसमें पाई जाने वाली जो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, ये भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, इन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के आधार पर 5 प्रकार की होती है ना। प्रतिरक्षी के प्रकार, किस आधार पर? इनमें उपस्थित पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के आधार पर। ये उपस्थित जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, ये कौन सी है? प्रतिरक्षी जो इम्यूनोग्लोबिन G, इसमें गामा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है जो एकलक होती है। ठीक है ना। एकलक का मतलब क्या? एकलक का मतलब वाई आकार की जो संरचना हमें दिखाई दे रही है, जो 2 HL डाइमर से मिलकर बनी होती है, वो एक होती है, सिंगल होती है, इसमें एकलक होती है। ठीक है, ये टोटल हमारे शरीर में पाई जाने वाली जो इम्यूनोग्लोबिन होती है उसका 70 से 75% होती है इम्यूनोग्लोबिन G। ठीक है, और इम्यूनोग्लोबिन G का निर्माण हमारे शरीर में इम्यूनोग्लोबिन M के बनने के बाद होता है। तो सबसे पहले हमारे शरीर में बनने वाली कौन सी होती है प्रतिरक्षी? ये होती है इम्यूनोग्लोबिन M, जो प्रतिजन की क्रिया के फलस्वरूप सबसे पहले बनती है। इम्यूनोग्लोबिन M ये हमारे शरीर में कुल प्रतिरक्षी की 10% होती है। इम्यूनोग्लोबिन G 70 से 75% होती है। ठीक है, देखो इम्यूनोग्लोबिन G की एक विशेषता क्या है कि यह हमारे शरीर में आंवल को, मतलब ये मादा के शरीर में, जो माता होती है, गर्भस्थ जो शिशु होता है, उसमें जो पोषण मिलता है वो आंवल के द्वारा मिलता है। और आंवल को पार कर भ्रूण तक पहुंचने वाली ये सबसे पहली प्रतिरक्षी कौन सी होती है? इम्यूनोग्लोबिन G होती है, जो एक मात्र प्रतिरक्षी जो आंवल को पार कर भ्रूण तक पहुंचती है। और इसकी जो सांद्रता होती है वो सीरम में अधिक होती है। ठीक है, फिर आता है आपके इम्यूनोग्लोबिन M 10% मात्रा, और इसमें जो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वो म्यू कहलाती है। और ये एकमात्र ऐसी प्रतिरक्षी है जो पंचलक होती है, अर्थात इसमें पंचलक का मतलब है ना पेंटामेरिक का मतलब क्या है कि इसमें 5 वाई आकार की प्रतिरक्षियां आपस में जुड़कर के एक पंचलक का निर्माण करती है। अर्थात इसमें तो एक ही वाई आकार की पूरी
प्रतिरक्षी होती है। ठीक है, इसमें 5 वाई आकार की प्रतिरक्षी मिलकर के एक पंचलक संरचना बनाती है, इस कारण इसको पंचलक या पेंटामेरिक कहते हैं। इम्यूनोग्लोबिन जो ए है वो 10 से 15% हमारे शरीर में होती है पूरी इम्यूनोग्लोबिन की, है ना। और ये इम्यूनोग्लोबिन मां के दूध में पाए जाने वाली एक मात्र प्रतिरक्षी होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनको जन्म लेते ही मां का जो दूध पिलाया जाता है जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, उस कोलेस्ट्रम में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली कौन सी प्रतिरक्षी होती है? इम्यूनोग्लोबिन ए, जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है। ठीक है ना, रोगों से लड़ने की सुरक्षा उत्पन्न करती है। ठीक है, अर्थात कोलेस्ट्रम या जिसको हम खीस कहते हैं, है ना, इस खीस में सबसे ज्यादा ग्लोबुलिन कौन सी पाई जाती है? ये प्रतिरक्षी है वो इम्यूनोग्लोबिन ए है। ठीक है, ये छोटे शिशुओं में, छोटे बच्चों में प्रतिरक्षी उत्पन्न करती है। इम्यूनोग्लोबिन इम्यूनोग्लोबिन ई क्या है? ये एप्सिलॉन, इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है और ये हमारे शरीर में बेसोफिल तथा मास्ट कोशिकाओं पर क्रिया करती है और ये एलर्जिक क्रियाओं में भाग लेती है। अर्थात जो एलर्जिक क्रियाएं होती है उनमें भाग लेने वाली कौन सी प्रतिरक्षी है? इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ठीक है, ये हमारे शरीर में कितनी पाई जाती है? 0.001%। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन ए कितनी होती है कुल प्रतिरक्षी की? 10 से 15%। इम्यूनोग्लोबिन डी ये हमारे शरीर में लगभग 1% या थोड़ी 1 से कम पाई जाती है, 1% से। और इसमें जो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है वो डेल्टा होती है। कौन सी होती है? डेल्टा। ठीक है, और इस इम्यूनोग्लोबुलिन डी का कोई विशेष कार्य ज्ञात नहीं है। यह माना जाता है कि यह एंटीबॉडी उत्पादन के प्रेरण में अपनी एक भूमिका निभाता है, इसका कोई विशेष कार्य नहीं होता है। तो ये अपने प्रतिरक्षी की संरचना हो जाती है और ये प्रतिरक्षी के प्रकार हो जाते हैं। किस आधार पर? पॉलीपेप्टाइड, जो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है उनके आधार पर इनके कार्य हो जाते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक में से बोर्ड परीक्षाओं में हर बार एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, तो अच्छी तरह से याद करना, अच्छी तरह से पढ़ना। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। धन्यवाद।